Deep Classes. I hope you all are doing absolutely fine. So myself Deepak Baghel, and in my today's video, I am going to start a new chapter of class 10th chemistry, which is chemical reactions and chemical equations. And in our today's video, we are going to discuss about the chemical reactions and chemical changes. Then after that, we are going to study about the reactant and the products. Then हम पढ़ेंगे the characteristics of a chemical equation or chemical reaction. And in last, we are going to study about the chemical equations, like how to write a chemical equation by using some symbols or chemical formulas. Okay? तो अब एक एक करके इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस की. ठीक है? कि भाई केमिकल चेंज क्या होता है. ओके? तो अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की. डेफिनेशन क्या कहती है? अ प्रोसेस or a reaction in which a chemical substance loses its nature and identity and transformed to a new chemical substance is called a chemical change. Okay? होपफुली समझ आ गया होगा कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर कोई भी केमिकल सब्सटेंस अपना नेचर और आइडेंटिटी लूज कर दे और एक ऐसे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाए जिसकी प्रॉपर्टीज जो इनिशियल सब्सटेंस हमारे पास था उससे बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो. ठीक है? अब जैसे हम कुछ एग्जांपल्स थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कन्वर्जन ऑफ मिल्क फ्रॉम कर्ड. सॉरी, उल्टा हो गया. द कन्वर्जन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. ओके? ठीक है? तो इसमें क्या हुआ भाई, अगर मैं मिल्क की बात करूं, कर्ड की बात करूं, हमने क्या किया भाई, कर्ड को बनाने के लिए मिल्क का यूज किया है. ओके? अब मिल्क की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो कर्ड की प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? अलग अलग होती है. जबकि ये जो कर्ड बनी है किससे बनी है? मिल्क से ही बनी है. ऐसा. ठीक है? भाई है तो दोनों सेम सब्सटेंस बनी है ना, लेकिन हुआ क्या, इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी? चेंज होगी. सेम अगर मैं बात करूं रस्टिंग ऑफ आयरन की. ठीक है? अब रस्टिंग ऑफ आयरन सबने देखा है भाई, घर में क्या होता है, कोई भी अगर आयरन आर्टिकल है, कोई भी लोहे का आर्टिकल है, तो कुछ टाइम बाद उसमें क्या हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है. ठीक है? और ये जंग क्या कहलाता है? रस्ट कहलाता है. तो नॉर्मली क्या होता है भाई, जब भी आयरन जो है वो बाहर की एटमोस्फेरिक गैसेज के कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो क्या करेगा, वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. और यही आयरन ऑक्साइड क्या कहलाएगा? रस्ट कहलाता है. ठीक है? बात समझ आ रही है? तो ये भी क्या एक तरह का केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है कैसा होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कैसा होता है, रिजिड होता है बहुत ज्यादा. ठीक है? लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं रस्ट की, तो रस्ट कैसा होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है. ठीक है? बहुत जल्दी टूट जाता है. ओके? तो ये तो कुछ बात होगी केमिकल चेंजेस की. तो अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस. ठीक है? तो डेफिनेशन शुरू करते हैं. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी? These are the processes or reactions. These are the processes or reactions which are accompanied by the chemical change. Okay? तो ये वो प्रोसेस या वो रिएक्शंस हैं जो किसी भी एक केमिकल चेंज की वजह से होती हैं. ठीक है? और एग्जांपल्स हमने अभी पढ़े हैं, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन हमने पढ़ा है. ठीक है? कन्वर्जन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क हो गया. ओके? और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है? हम सांस लेते हैं, ये भी क्या एक तरह का केमिकल प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं. ठीक है? हमने क्या लिया? ऑक्सीजन गैस अंदर ली. लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है. इट मीन्स यहाँ भी क्या हो, केमिकल चेंज हुआ भाई, लिया कुछ और दिया कुछ. ठीक है? मतलब सब्सटेंस, इनिशियल सब्सटेंस कुछ और था, लेकिन फाइनल सब्सटेंस जो बना कैसा होगा, अलग हो गया. ठीक है? तो ये तो बात होगी किसकी, केमिकल रिएक्शन की. बाकी और कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. जैसे आपकी बुक में सबसे, जैसे हम साइंस की बुक की बात करें, सबसे पहले एक एक्टिविटी तुम्हें दी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. उसमें क्या हम क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम का एक पतला सा रिबन लेते हैं एंड देन उसको हम बर्न करते हैं फ्लेम के ऊपर. ओके? ठीक है? और देखो, अगर हम किसी भी चीज को बर्न कर रहे हैं तो बर्निंग कब पॉसिबल है, जब वहां पे ऑक्सीजन हो, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी चीज को बर्न नहीं कर सकते. ठीक है? तो जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये जो मैग्नीशियम होता है ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में. ठीक है? ये भी क्या एक तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ. ओके? तो अभी तो हमने पढ़ा भी कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली होती क्या है. ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. ये भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. लेकिन उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है? देन हम आगे बढ़ते हैं. तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की. देखो, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होना जरूरी है. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें हमने क्या क्या चीजें जो है यूज की हैं, क्या क्या सब्सटेंस हमने यूज किए हैं उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए. देन फाइनली उस रिएक्शन से हमें क्या मिला है, क्या फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना है, वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है? देन उसके बाद हम देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है.
लाइक मैं इसको एक एग्जांपल थ्रू करते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो मैं जस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की बात करें तो मैंने क्या बोला था अभी भी, अगर मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ और उसको बर्न कर रहा हूँ तो बर्निंग के लिए किसकी प्रेजेंस चाहिए, ऑक्सीजन की। तो ये दो चीजें ऐसी जो मुझे रिएक्शन की स्टार्टिंग में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को दोनों को प्लस साइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, ठीक है। मतलब जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में इनिशियली, वो चीजें हमेशा मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है। अगर दो चीजें या तीन चीजें हैं तो उनके बीच में हमेशा एक प्लस साइन जो है वो लगा लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बीच में एक एरो लगाएंगे, ठीक है। और इस एरो का मतलब क्या है कि भाई ये दोनों जो चीजें हैं ये रिएक्ट करने के बाद कुछ देने वाली है, क्या देंगी वो हम कहां लिखेंगे हमेशा, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। वो कहां लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड पे। तो अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस बर्न कर रहा हूं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हुआ कि भी किस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, और वो हम इसी रिएक्शन के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखो। तो हमने क्या किया, हमने मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी सब्सटेंस हम इनिशियली यूज करते हैं, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं जो भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं वही सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। तो ये जो सब्सटेंस है मेरे, ये सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, एक्चुअली रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, ओके। देन दूसरी बात करते हैं, जो हमारा फाइनल जो भी हमें प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो जो भी हमारे पास फाइनली जो सब्सटेंस मिला है हमें, उस सब्सटेंस को कहते हैं प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट क्या होगा, द न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीज आप समझ में आ गई होगी, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्या होती हैं, ओके। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की, ओके। देखो, अब कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ऑब्वियसली बात है वहां कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस भी होंगे। अब ये केमिकल चेंजेस जो है हमें ये बताते हैं कि यहाँ कोई भी रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब ये जो चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस के कई तरह के हो सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ओके। अब देखो क्या होता है, कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब भाई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट की बात करें, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट कब बनता है, कभी भी अगर मेरे पास कोई दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, अगर मैं दो सॉल्यूशन को मिक्स करता हूं, ओके, तो उनके मिक्स करने पे अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो वो सॉलिड सब्सटेंस क्या कहलाएगा, यहाँ प्रेसिपिटेट कहलाएगा, ठीक है। चलो इसको अब एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास दो एक्वा सॉल्यूशंस हैं, एक मेरे पास है सोडियम क्लोराइड का, दूसरा है मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। अगर मैं दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो इनकी मिक्सिंग पे हमें जो है एक प्रेसिपिटेट जो है वो मिलता है, और प्रेसिपिटेट क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का, ओके। रिएक्शन कैसे दिखाएंगे हम, कुछ इस तरह से। तो ये रिएक्शन हमें क्या दिखा रही है भाई, कि कोई दो एक्वा सॉल्यूशन जो है वो मिक्स करे और मिक्सिंग पे क्या मिल गया हमें, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अगर कभी भी किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इट मींस वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, और केमिकल चेंज हुआ, इट मींस ये रिएक्शन कैसी होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, ओके। देन अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, विच इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। देखो, अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती है जहां क्या होता है, गैसेस का इवोल्यूशन होता है, कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, कोई और गैसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सोल्यूशन है, ठीक है, और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में अगर मैं जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दूं, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स डाल दूं, जिंक मेटल के, ठीक है, तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन में से धीरे धीरे कुछ बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, कुछ गैस बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये गैस बबल्स एक्चुअली किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, मैं जिंक मेटल को, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डिप करा रहा हूँ, उसको डाल रहा हूँ कहां पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो क्या होगा, वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो इस टाइप की कोई रिएक्शन जहां पे कुछ गैसेस इवॉल्व होती हैं, कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं, ठीक है, इस टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये भी एक इंडिकेशन होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, इट मींस ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, विच इज चेंज इन कलर, ओके। तो अब चेंज इन कलर की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो जिनमें क्या होता है भाई, जो सब्सटेंस होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, रस्टिंग ऑफ आयरन का, ये तो सबने देखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अगर मैं आयरन मेटल की बात कर रहा हूं तो आयरन मेनली कैसा होता है, थोड़ा ग्रेइश या थोड़ा ब्लैकिश कलर का होता है, थोड़ा डार्क सा कलर होता है आयरन का, ठीक है। लेकिन यही आयरन जब कुछ टाइम के लिए जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा
तो कुछ टाइम बाद क्या होने लगता है, उसकी रस्टिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब आयरन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आएगा तो क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, और ये आयरन ऑक्साइड मेनली है क्या, रस्ट है। ठीक है, और ये जो रस्ट होता है इसका कलर कैसा होता है, थोड़ा येलोइश होता है देखने में, थोड़ा येलोइश या थोड़ा लाइट ब्राउनिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। पहले कलर कैसा था, थोड़ा डार्क ग्रे या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा ब्लैकिश था, लेकिन बाद में कलर कैसा हो गया, थोड़ा येलोइश कलर हो गया। तो अगर किसी रिएक्शन में केमिकल चेंज हो रहा है, वो भी किसका एग्जांपल हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस का। ओके, देन अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की, विच इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनमें क्या होता है, रिएक्शन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, कई बार राइज इन टेम्परेचर होता है, कई बार फॉल इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ये रिएक्शंस हैं दो टाइप की होती है मेनली, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को। ओके, तो ये क्या होंगी, देखो, a chemical reaction which is accompanied by the rise in temperature or we can say the heat is evolved। ठीक है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल, अभी जो हमने जैसे अभी लास्ट एग्जांपल जो किया था, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस वाला, वो एग्जांपल हमारा यहाँ पे काम करेगा। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसके अंदर क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल डाल दिए। तो जब जिंक ग्रेन्यूल डालेंगे वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, और जो हमारा सोल्यूशन होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थोड़ा हॉट हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा सोल्यूशन जो है हमारा। ठीक है, अब क्योंकि सोल्यूशन गर्म हो रहा है, ठीक, इसका एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। ठीक है, और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं जो तुम डेली देखते हो अपनी लाइफ के अंदर, रेस्पिरेशन। ठीक है, जब भी आप सांस लेते हो तो क्या होता है, आप ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन मेनली कैसी है, ठंडी एयर होती है, कोल्ड होती है बाय नेचर। लेकिन जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हो। ठीक है, और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेक करूं, मतलब अगर मैं सांस चेक करूं यहाँ पे ऐसे उंगली लगा के, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो सांस छोड़ते हो कैसी होती है, नेचर में गर्म होती है, हॉट होती है। इट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर हुआ, मतलब हीट यहाँ इवॉल्व हो रही है, और हीट इवॉल्व हो रही है तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैं कह सकता हूँ जो रेस्पिरेशन वो भी कैसे है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। ठीक है, तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती हैं, दीज आर द रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पनीड बाय द फॉल इन टेम्परेचर। यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर का फॉल होता है, और वी कैन से क्या, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, मतलब यहाँ पे हीट क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, देखो, अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराऊं अमोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो हमें क्या देगा, बेरियम क्लोराइड प्लस में क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी। ठीक है, ओके, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने यहाँ डिस्कस किए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल इक्वेशंस। देखो, अब हमने केमिकल रिएक्शन तो बहुत पढ़ ली, कि भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। अब इन केमिकल रिएक्शंस को अगर मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमने केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी सब्सटेंसेस यूज किए हैं या फिर जो भी हमने कंपाउंड यूज किए हैं, अगर मैं इनको कुछ सिंबल्स, ठीक है, या फिर कुछ केमिकल फॉर्मुलेज जो हैं इनकी जगह लिख के रिप्रेजेंट कर दूं, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लूं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो हमने स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ठीक है, छोटी सी सबसे पहले एक्टिविटी है। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या हुआ था, हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और वहां क्या फॉर्म हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम के लिए हमने क्या सिंबल यूज किया है, Mg। भाई मैग्नीशियम के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, Mg। देन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, O से। अब भाई ऑक्सीजन है सिंगल, क्योंकि सिंपल ऑक्सीजन गैस है यहाँ, तो ऑक्सीजन में से कैसे आएगा, डायटोमिक फॉर्म में आएगा। क्या लिखेंगे इसके लिए, O2, लाइक Mg प्लस O2। और क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बीच में एरो दें, वहां पे क्या हो जाएगा, MgO। भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Mg हो रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन में मेरी दो पार्ट है, एक तो एरो के लेफ्ट साइड का पार्ट, एक एरो के राइट साइड का पार्ट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का पार्ट क्या कहलाता है हमेशा, रिएक्टेंट। मतलब यहाँ जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हमने यूज किए हैं इस रिएक्शन के अंदर, ये क्या है, मेरे रिएक्टेंट्स हैं। और जो वहां मेरा फाइनल जो कंपाउंड बना है वो फाइनल कंपाउंड क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज और ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होंगे। ओके, ठीक है, तो अभी एक लास्ट टॉपिक और कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। लेकिन ये दोनों टॉपिक पढ़ने से पहले हमें एक लॉ पढ़ना है छोटा सा यहाँ, और लॉ क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, देखो जहां भी वर्ड कंजर्वेशन आ गया मतलब वो चीज कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
और ये कंजर्वेशन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, मास के लिए यूज हुआ है। तो मतलब यहाँ पे कंजर्व कौन रहने वाला है, मास रहने वाला है, उससी बात है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं किसी भी केमिकल इक्वेशन पे लागू करता हूं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या कह सकते हैं इसको कि भाई कि जो भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसका मास और जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है उसका मास हमेशा कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। इट मीन्स मास ऑफ अ सब्सटेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस इन लेफ्ट राइट हैंड साइड। ओके, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स या उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके कहा होने चाहिए, राइट हैंड साइड पे भी होने चाहिए, ठीक है। ये क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो तो उनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, लाइक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है क्या होंगी बेसिकली, अब ठीक है, खुद थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या होंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो अगर मैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की बात कर रहा हूं तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वो होती है जो बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं मतलब उनके दोनों तरफ के जो मासेस हैं वो बराबर नहीं है। कैसे हैं, अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि रिएक्टेंट का मास ज्यादा हो सकता है कि प्रोडक्ट का मास ज्यादा हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे मैं भाई, ये जो है ये वो इक्वेशंस हैं या फिर ये वो रिएक्शंस हैं जिन इक्वेशंस के अंदर, जिन रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट का जो मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो कैसा है, अनइक्वल होगा, ठीक है। या फिर मैं और क्या कह सकता हूं भाई, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पर, वो राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, मैच नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई अनबैलेंस्ड रिएक्शंस। और इन्हीं रिएक्शन को हम स्केलेटन इक्वेशंस भी कहते हैं। अब स्केलेटन क्यों कहते हैं, तुम बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी रिएक्शन को इसी फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद किसी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। देन अब बात करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशंस की। तो बैलेंस इक्वेशन कौन सी होगी, जो रिएक्शंस बैलेंस होंगी, जो इक्वेशन कैसे होंगी, बैलेंस होगी। बैलेंस कौन सी होंगी, जिनके लेफ्ट हैंड साइड का जो मास होगा वो राइट हैंड साइड के मास का कैसा रहेगा, बिल्कुल एकदम इक्वल रहेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएंगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएंगी, ठीक है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो होपफुली ये जितना कुछ आज हुआ है ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब करना बस ये है कि इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे की वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचती रहे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ